हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। आज मैं एक नए सब्जेक्ट लेके आया हूं जो है क्लास 11 के बायोलॉजी। आज हम लोग क्लास बायोलॉजी के सिलेबस को पहले देखेंगे, उसके बाद आपका बायोलॉजी का क्लास भी होगा, वो भी क्लास 11 के। और मैं आपको बता दूं, ये कम्प्लीटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए, इसमें ये बोला गया सर हिंदी मीडियम में आप बायोलॉजी की क्लासेस को बनाइए, लेक्चर बनाइए। तो इसलिए मैं क्लास 11 के बायोलॉजी के सिलेबस को आज डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट टाइम से मैं हर दिन कोशिश मेरा ये रहेगा कि बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को, जितने भी कंप्लीट सिलेबस हैं, वो कंप्लीट सिलेबस को मैं डिस्कस करूं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊं, उसमें किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, किस तरह के आपके बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे या नीट के एग्ज़ाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर है जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में यहाँ विस्तार से बात करेंगे, वो भी साइंस के आधार पर। साइंस में, बायोलॉजी में किस तरह से जीवन को डिफाइन किया गया, वो पहला चैप्टर हम देखेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा है, वो है सजीव जगत का वर्गीकरण। जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उसको किस तरह क्लासीफाई किया गया है, उस क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, सजीव जगत का वर्गीकरण। थर्ड है जगत मोनेरा, ये भी एक कैटेगरी है जहाँ पर हम इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो ये हमारा 7 चैप्टर था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने सुना होगा सूक्ष्म जीव के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है पुष्पीय पादपों की आकार की, मतलब जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी फ्लावर प्लांट हैं, ठीक है, उसके क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या आकार है, उसके बारे में देखेंगे 9 चैप्टर में। 10 चैप्टर में पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, उनके बॉडी में किस किस तरह के, बॉडी के हर पार्ट में क्या फंक्शन है उस पार्ट्स का, और उसमें किस तरह के हार्मोन्स, एंजाइम्स, और वो किस तरह से अपने आकृति को लेते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। 11th हमारा है जंतु के संरचनात्मक संगठन, मतलब जो लिविंग बॉडी है उसके स्ट्रक्चर, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कॉकरोच हमारा 12 चैप्टर होगा। 13 चैप्टर होगा केचुआ और 14 चैप्टर होगा मेढक। इसके बारे में हम लोग विस्तार से 1 बाय 1 चैप्टर में देखेंगे। 15 चैप्टर है हमारा यंत्र एवं तकनीक, किस तरह से यंत्र और तकनीक हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इससे हम लोग भली बात ही अवगत हैं। तो हमारा 15 चैप्टर होगा यंत्र एवं तकनीक। 16 चैप्टर है कोशिका, जीवन की एक इकाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। और तो जो कि एक फंडामेंटल जो यूनिट है वो लाइफ का, वो सेल है, कोशिका है। 17 है कोशिका चक्र एवं कोशिका का विभाजन, किस तरह से कोशिका का विभाजन होता है, और एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 6, किस तरह से वो मल्टीपल डिवीज़न होता है वहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे। 18 चैप्टर हमारा है जीव अणु, जीव अणु के बारे में जानेंगे। 19 चैप्टर एंजाइम और विटामिन्स। 20 चैप्टर है पौधों में परिवहन, किस तरह से पौधों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है, किस तरह से वाटर या फिर आप बोलिए मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस तरह से वो काम करता है, और किस तरह से सारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, मतलब प्रकाश संश्लेषण की सारी क्रिया में जो परिवहन तंत्र यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे चैप्टर नंबर 20 में। 21 है खनिज पोषण, खनिज पोषण के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। 22 चैप्टर है हमारा पादप में श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द प्लांट, तो वो किस तरह से श्वसन करते हैं, उसके बारे में हम लोग 22 चैप्टर में बात करेंगे। अब हमारा है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। जो बड़े पौधे होते हैं, जो ट्री होते हैं, उसमें किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी आप जानते होंगे कि बेसिक चीज़ है कि पौधों द्वारा या पेड़ों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके सनलाइट, क्लोरोफिल, और जो हमारा होता है वाटर और मिनरल्स, ये सब जो यूज होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। 24 पादप वृद्धि एवं विकास। 25
पाचन तथा अवशोषण के बारे में भी चर्चा करेंगे। 26 चैप्टर है श्वसन तथा गैसों का परिवहन, किस तरह से वो श्वसन करते हैं और गैसों का परिवहन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 27 शरीर द्रव एवं परिसंचरण, शरीर में किस तरह के द्रव है उसमें किस तरह से वो फ्लो करते हैं बॉडी में, वो जानेंगे हम लोग 27 चैप्टर। 28 चैप्टर हमारा है उत्सर्जी, उत्पाद एवं उसका निष्कासन, जो भी हमारे बॉडी में अनवांटेड मटेरियल है उसका किस तरह से उसको हम लोग निष्कासन करते हैं, किस तरह से वो बाहर निकलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे और किस किस तरह के एंजाइम और मिनरल्स वहाँ पे यूज होते हैं। 29 चैप्टर है हमारा गति एवं प्रचलन। 30 चैप्टर है हमारा तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब क्या यहाँ पे जो होगा ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कहा जाता है, नर्वस सिस्टम एवं कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ हम लोग 13 चैप्टर में देखेंगे। इसी तरह से आप देखिए 31 चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है वो है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्यों जरूरी है हमारे शरीर में, कैल्शियम का क्या ज़रूरत है, फॉस्फोरस आयरन क्यों चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये हमारा टोटल जो है 31 चैप्टर है। 32 में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रहते हैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक पूछा गया है मेडिकल के टेस्ट में, तो वो सब भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था आपका सिलेबस। हम लोग अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। जो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है जीवन क्या है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा और यहीं से हमारी क्लास शुरू होगी। चैप्टर नंबर 1 जीवन क्या है के सबसे पहले टॉपिक है वो हमारा जीव जगत। जीव जगत क्या है, इसमें किस तरह के जीव पाए जाते हैं और ये किस तरह से इसमें पूरा का पूरा सिस्टम लिविंग वर्ल्ड जिसे बोलते हैं उसमें कितने तरह के जीव होते हैं, उसमें क्या भिन्नता होती है उसके बारे में जाने के लिए। लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि यदि आपको नोट्स बनाना हो, यदि आप ये लेक्चर अच्छे से समझिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझिए। यदि आपको नोट्स बनाना हो, आपको नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ एक लिंक मिलेगा जहाँ आपको एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म भरना होगा जिसमें आपसे नाम, आपके एड्रेस और आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। जैसे ही वो आप फॉर्म भरिएगा वो मेरे पास सबमिट होगा और मैं आपको उस मेल के जरिए आपका इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे चैप्टर का, जीवन क्या फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ फाइल उस मेल पर या व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। तो आप ध्यान रखें कि जिन्हें भी ये पूरे लेक्चर के पीडीएफ फाइल चाहिए, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल होगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो ये हमेशा ही रहेगा ये वीडियो आपके पास। लेकिन यदि आपको नोट्स बनाने में यहाँ से दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो कि फॉर्म दिया रहेगा, उस फॉर्म को भरिए, वहाँ ईमेल आईडी आएगा मेरे पास और मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दूंगा और वहाँ से आप नोट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिस तरह से नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाना है और नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में रिवीजन करने में मददगार साबित हो और आप रिवीजन भी करें और आपके अच्छे मार्क्स आए। तो ध्यान रखिए, आप अभी अच्छे से टॉपिक को समझिए, उसके बाद आप मुझे फॉर्म भरिए, मैं आपको मेल कर दूंगा ये पूरा चैप्टर का पीडीएफ फाइल और आपको वो का पूरा आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड क्या है। पृथ्वी पर जीवों का अपना एक अद्भुत संसार है। सही बात है, क्योंकि ये जो संसार है इसमें बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी श्रृंखला मौजूद है। पृथ्वी के हर भाग में, चाहे बर्फ की चोटी हो या महासागर या फिर मरुस्थल ही क्यों ना हो, जीव पाए जाते हैं। एक तरफ हम फूलों की सुंदरता को देखते हैं तो दूसरी तरफ मरुस्थल में पाए जाने वाले कटीले पौधे को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या है, आप जिधर भी देखेंगे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जीव दिखाई देंगे। मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा फील कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। हमारे इकोसिस्टम में ही आप अपने आसपास ही देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो इतनी विविधता कैसी आई, क्यों आई और इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है एक जीव से दूसरे जीव में, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो यही एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं और हर एक जीव के अपने एक विशेष लक्षण होते हैं और अपना एक उनका
रहने, उनका आवास, उनके खान पान और उनके सभी तरह के जो क्रियाएं होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो आप यहाँ से इस तरह से कह सकते हैं कि किसी खास परितंत्र में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों का आवास में सहयोग या इनकी एक दूसरे पर निर्भरता हमें बताती है कि जीवन क्या है। मतलब आप अपने इकोसिस्टम को देखिएगा तो जितने भी यहाँ पर जीव जंतु है सब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। मतलब यदि एक नहीं होगा तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यदि दूसरा नहीं होगा तो फिर तीसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब सभी एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सभी एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है और एक बड़ी श्रृंखला बनती है जीव की, और यही हमारा जीव जगत कहलाता है। और यहाँ से ही हमें पता चलता है कि क्या है जीवन और किस तरह से हर एक जीव जंतु के जो प्रक्रिया है उनके खाने का, रहने का और जीने का वो बिल्कुल अलग है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जीव क्या है। जीव क्या है और वो किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से वृद्धि करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। बेसिकली जीव को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं, हम लोग तुलना करते हैं किसमें, सजीव और जीव में। तो हम दोनों के लक्षणों को देखते हैं, दोनों के लक्षणों को देखने पर हम ये उस कंक्लूजन से इस बात पर हम पहुंचते हैं कि किस तरह से जीव और निर्जीव में डिफरेंस है, और उस जीव और निर्जीव के डिफरेंस को ही हम समझकर ये तय करते हैं कि बेसिकली जीव क्या है, जीवन क्या है। तो जीवन को परिभाषित करना कठिन है। जब हम सजीवों और निर्जीवों की तुलना करते हैं तो इनमें पाए जाने वाले अभिलक्षणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। जीवों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जो इन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। सही बात है, क्योंकि जीवन सजीव और निर्जीव दोनों ही डिफरेंट है, दोनों के गुण भी अलग हैं, दोनों के रहने के तरीके अलग हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों के अणुओं द्वारा ही निर्मित है। एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों अणु से ही बनते हैं, परंतु जीवों में ये अणु विशेष रूप से संगठित होते हैं। सही बात है, जो लिविंग सेल होते हैं, जो लिविंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्लीटली अलग स्ट्रक्चर के होंगे, और जो निर्जीव, जो मतलब डेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जो निर्जीव अणु होंगे या निर्जीव सेल या डेड सेल बोलिए आप, होंगे वो कंप्लीट डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंस यहाँ से बने हैं, दोनों एक अणु से ही, लेकिन दोनों अणुओं की जो संगठन करने की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है तथा कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये कोशिका कुछ विशेष प्रकार से कार्यों को स्वतः करने में सक्षम होती है। मतलब ये कोशिकाएं जो है, आपने सुना होगा, ये बहुत ही मौलिक इकाई है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कोशिकाओं का क्या होता है, वृद्धि होता है, विभाजन होता है, और एक छोटा सा जीव बड़ा जीव बन जाता है, और जिसमें कि कोशिकाओं का जो फंक्शन है, रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक चैप्टर ही दिया गया है, सेल, कोशिकाएँ, जहाँ हम विस्तार से देखेंगे। जीवों के मुख्य जो कुछ जीवों में कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण क्या है वो आप यहाँ देखिए, और ये लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे ये पता चलता है कि जीव क्या है और जीव और निर्जीव में अंतर क्या है। जैसे नंबर 1 देखिए आप, वृद्धि, दूसरा है वृद्धि, ग्रोथ, सेकेंड है हमारा उपापचयन, उपापचयन, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली होता रहता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, आपका पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जो भी केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी होता रहता है, उसके बारे में यहाँ मेटाबॉलिज्म में जानेंगे हम लोग। थर्ड है हमारा उद्दीपन, स्टिमुली, और फोर्थ है हमारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ये 4 टॉपिक हैं, और 4 टॉपिक जो है वो जीवों में बहुत ही सक्रिय रूप से होता है, और इसी कारण से एक जीव निर्जीव से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि वृद्धि को कैसे परिभाषित किया जाता है, और वृद्धि है क्या, बेसिकली वृद्धि क्यों होता है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्रत्येक जीव अपने आकार अर्थात लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करता है। मतलब हर एक जीव में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उसके अनुसार वो वृद्धि करेगा। यह वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन से होती है। मतलब एक कोशिका है, वह धीरे धीरे क्या होगा,
वो उसमें कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका मैच्योर होगा, कोशिका विभाजन, कोशिका क्या होगा, विभाजन होगा, और वहाँ से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से कोशिका बनना शुरू होगा और हमारा बॉडी का ग्रोथ शुरू होता है। किसी भी लिविंग बॉडी का वहाँ से डेवलपमेंट, वृद्धि होना शुरू होता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। पौधों में वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। पौधों में जो वृद्धि है वो लाइफ टाइम होता है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु सीमा तक होती है। ये बात में यहाँ ध्यान रखना है कि पौधों में जो जीवन है, वृद्धि है, वो लगातार हमेशा पूरे लाइफ टाइम होता है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। हमारा सेल, हमारा बॉडी कहीं न कहीं एक निश्चित सीमा, एक निश्चित आयु तक ही होती है। यदि वृद्धि को हम भार के हिसाब से देखें तो निर्जीवों से भी भार में वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे कि पर्वतों या रेत के टीलों, परंतु यह वृद्धि सतह पर पदार्थों में एकत्र होने के कारण होता है। जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, जबकि निर्जीवों में वृद्धि ऊपरी सतह पर होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो निर्जीव है उसमें भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो क्या है, उस जैसे कि एक पहाड़ है, वो पहाड़ का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब उस पहाड़ के ऊपरी परत पर कुछ ना कुछ लेयर बनता जा रहा है, चाहे वो बर्फीला लेयर हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो धूलकण हो, किसी भी तरह से यदि वो लेयर बढ़ रहा हो तो वो क्या है, निर्जीव में एक तरह का वृद्धि बोला जाता है। लेकिन वो क्या है, वो वृद्धि आपका बाहरी वृद्धि है, वो इंटरनली ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन जीव में क्या होता है, आपके आंतरिक मतलब इंटरनल ग्रोथ होता है, जिसमें कि आपके बॉडी ऑर्गन्स का डेवलप होता है, आपके जो श्वसन तंत्र है उसमें ग्रोथ होता है, आपके किडनी, लीवर, जितने भी फंक्शन है, जो भी जीव है, जो इनसाइड जो ऑर्गन्स है उसमें लगातार क्या होता है, ग्रोथ होता है। और वो होता है ओनली किसके थ्रू, वो होता है कोशिका विभाजन के थ्रू। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जीव और निर्जीव में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपापचयन, मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़। ये इम्पोर्टेंट है। और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ क्या है ये भी आप थोड़ा समझिए पहले। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ क्या है कि हमारे हर एक जीव में, जीव और निर्जीव में एक अभिक्रिया होती ही है। सभी जीव या निर्जीव रासायनिक अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। जीवों में पाए जाने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा जैव अणुओं में परिवर्तन होते हैं। इस समय ये अणु या तो आपस में, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे बॉडी में जितने तरह के जो बदलाव हो रहे हैं इनसाइड, जैसे खाना हम लोग खाते हैं उसका पचना, श्वसन या अंदर में डाइजेस्ट होना, उसके बाद साथ ही साथ उस डाइजेशन का हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जाना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, वहाँ पर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाना, ऑक्सीजन का क्या यूज है, वो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने में भी मददगार होता है। तो वहाँ भी एक रिएक्शन होता है और जहाँ से कि हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। और इस तरह से इनसाइड बॉडी के इनसाइड जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जबकि निर्जीव में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब स्टिमुली उद्दीपन क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। मतलब वातावरण में जितने भी जीव हैं उन्हें वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को बदलना होता है। मतलब सभी जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा उनके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे प्रकाश यदि हमारे बॉडी पे, आँख पे पड़े तो हम किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं वो आप जानते हैं। प्यास लगता है तो हमें पानी पीते हैं, हवा हमें ऑक्सीजन चाहिए, ताप कब चाहिए। तो ये सब जो फैक्टर है कहीं न कहीं हमें प्रभावित करते हैं और हमारा इस कारकों के कारण हम जो अभिक्रिया, जो प्रतिक्रिया करते हैं वही क्या होता है, उद्दीपन कहलाता है। आदि कारकों में प्रति संवेदना दिखाना इन्हें निर्जीवों से अलग करता है। अतः जीव विकासशील, स्वनियमकारी तथा पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। मतलब क्या, हमारे शरीर जो है वो पूरी तरह से विकासशील होने के कारण हमें उद्दीपन करना ही होता है, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी हम विकासशील, तभी हम हमारा शरीर डेवलप कर पाएगा, कोई भी जीव डेवलप कर पाएगा जब हम उद्दीपन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रजनन। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, और इसी कारण क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव उत्पन्न होती है। मतलब प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन जीवों का प्रमुख लक्षण है। प्रजनन का
अर्थ है अपने जैसे जीवों का उत्पन्न करना। मतलब एक सजीव जीव अपने तरह के जीवों को उत्पन्न करेगा, ये तो तय है, लेकिन ये उत्पन्न होगा कैसे? जीवों में प्रजनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो ये बात फिर से एक बार आ गई कि कोशिका विभाजन कितना इम्पोर्टेंट है, और एक कोशिका से दो, दो से तीन, तीन से चार, किस तरह कोशिका बनते हैं, विभाजित होते हैं, टूटते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा एक नए जीव का निर्माण होता है। निम्न कोटि के जीवों में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक प्रजनन जो हम लोग विस्तार में इसके बारे में देखेंगे, एक टॉपिक ही है हमारा, एक पूरा चैप्टर है प्रजनन, उसके प्रकार। जैसे कि अमीबा में क्या होता है, एक कोशिकीय ये जीव है। जैसे ये खंडित होता है, एक अमीबा का ही बॉडी पार्ट यदि टूटता है तो दूसरा अमीबा बनता है। उसी तरह से ये अलैंगिक है, मतलब किसी भी तरह का लिंग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, अलैंगिक ये प्रजनन है। उसी तरह से हाइड्रा है, ईस्ट है, फंजाई है आदि। कुछ जीव अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई जीव है, जैसे उसका पार्ट कोई कट गया, तो स्वतः वो पार्ट क्या होगा, वापस पुनः वह उसका निर्माण हो जाएगा और वो फिर से अपना रूप धारण कर लेगा। उच्च वर्गों के जीव में लैंगिक प्रजनन होते हैं। ये तो छोटे, जो कि निम्न स्तर के जो जीव हैं वहाँ पे अलैंगिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जब हम उच्च कोटि में आते हैं तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब लैंगिक प्रजनन होता है, जहाँ लिंग पार्टिसिपेट करते हैं प्रजनन प्रक्रिया में। तो निर्जीव वस्तुएं अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ सकते हैं यहाँ पर, कि निर्जीव जो वस्तु हो वो कभी भी अपने जैसे वस्तु को जन्म नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई पेन लीजिए, पेन कोई दूसरा पेन को जन्म नहीं देगा, टेबल या बुक्स कोई दूसरे बुक्स को नहीं देगा। ये लक्षण जो है जीव में है, ये सिर्फ जीव ही अपने तरह के जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। यही यहाँ पर कहने का मतलब है, निर्जीव में किसी भी तरह की अपनी प्रतिलिपि, मतलब अपने जैसे चीज़ों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है।